लाइव हूँ मैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। सुनीता यादव, विक्की कुमार, भगवान सिंह, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, क्लास आज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी बेटा क्लास, ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं होगी। हाँ चलिए, तो जल्दी से लाइव आइए। जो बच्चे अभी लाइव नहीं आए हैं कह रहे हैं क्लास होगी कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी क्लास? क्लास बिल्कुल होगी बेटा, ठीक है। चलो एक बार कमेंट करके बताना क्लास लाइव चल रही है ना। अरविंद कुमार कह रहे हैं नो मैम। क्या मतलब क्लास नहीं चल रही? हाँ क्लास है बेटा, बिल्कुल है क्लास। गुड इवनिंग राधा कुमार, गौरव कुमार, दिनेश, विजेंद्र, मीना। अच्छा, साइंस स्पेशल 12 में इससे पहले मैं क्लास दे रही थी, चलते पता नहीं क्लास ऑटोमेटिकली बंद सी हो गई, कुछ एरर्स आ गया था 1 घंटे के बाद, तो वहाँ से हम कल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। कल स्टार्ट कर लेंगे, सेम चीज़ को हम कल स्टार्ट कर लेंगे। मैम आज नोटिफिकेशन आया है, रोज़ आता है खुशबू, आपने नोटिफिकेशन देखते नहीं होंगे आप। मैम आप लाइव हो क्या? यस सुमित लांबा, मैं लाइव हूँ। ओके चलिए, तो आज साइंस स्पेशल 12 में मैं पढ़ा रही थी, पढ़ाते तो कुछ एरर आ गया था उसमें, लेकिन कल हम वहीं से 1 घंटे के बाद जो पढ़ाना था वो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आइए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम केमिस्ट्री की क्लास में क्या पढ़ रहे थे बच्चों? अगर तुम लोगों को याद हो तो हम केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ रहे थे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, एक अधातु है, और हम नॉन मेटल्स की ही बात कर रहे थे। अधातु में हम किसकी बात कर रहे थे? हम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी हाइड्रोजन से। क्या क्या पढ़ी थी ज़रा जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैम सुमित लांबा कह रहे हैं आप मेरा क्रश हो। सुमित लांबा तुम पढ़ लो, पिट जाओगे मेरे से, ठीक है। क्यों बेटा ऐसी तफरी मारने आते हो ना यहाँ पे, क्रश फ्रश सब फेल हो जाएगा, चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। आइए, फिर उम्र निकल जाएगी ना, उसके बाद क्रश ही करते रहे ना, फिर नौकरी वोकरी तो कुछ लगनी नहीं है। यस बेटा होगी दिनेश, 8 बजे होगी प्रैक्टिस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की। चलिए, तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, देखो हाइड्रोजन की। जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मैंने क्या क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है, हाइड्रोजन गैस को हम बेस्ट फ्यूल बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको कि हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो आप बताओगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है, इसलिए हाइड्रोजन के केस में A=Z होता है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन जो है एक किसी भी केमिकल रिएक्शन में तुरंत नया बना हुआ हाइड्रोजन होता है, उसे हम नेसेंट हाइड्रोजन का नाम देते हैं। फिर मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम हैवी वाटर बोलते हैं क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल पानी से ज्यादा होता है। नॉर्मल वाटर का 18 होता है, नॉर्मल वाटर का 18 होता है तो उसका 20 होता है। उसके अलावा नॉर्मल वाटर से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। किसका? आप बताओगे हैवी वाटर का। हैवी वाटर का फॉर्मूला D2O होता है, उसकी खोज HC यूरी ने की थी। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना हाइड्रोजन की। अब मैं नेक्स्ट क्या पढ़ाने वाली हूँ? हाइड्रोजन H2O, जब हम बात करते हैं पानी की, H2O, तो H2O में क्या होता है? H2O से एक क्वेश्चन आता है। H2O जो है, पानी जो है, जल जो है, जल को, पानी को हम बोलते हैं एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा विच वन इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और हिंदी में कहा जाता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड। अगर आपसे पूछ ले क्या पानी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्या पानी एक एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड है, आप बताओगे यस। क्यों है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? तो आप बताओगे कि जो पानी है वो क्या करता है, वो एसिडिक और बेसिक दोनों की भांति बिहेव करता है। यह है अम्लीय और बेसिक, बेसिक का मतलब होता है क्षारीय, दोनों प्रकृति के गुण रखता है, इसलिए हम पानी को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जस्ट लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, आपको याद है एल्यूमिनियम और जिंक दोनों धातुओं के ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। मैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुकी हूं। अब आपसे पूछे कि वो कौन सा नॉन मेटल है जिसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, तो आप क्या बताओगे? H, हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि H के हाइड्रोजन से जो बनने वाला पानी है, पानी एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में, एसिडिक में एसिडिक के भांति, बेसिक में बेसिक के भांति बिहेव करता है, इसलिए पानी को हम बोलते हैं एक
एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इससे पहले सुमित ने बिल्कुल सही आंसर दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड भी क्या थे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड थे। तो ये आपका नेक्स्ट, ये मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम से आते हैं हाइड्रोजन से। तो ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको आंसर आपको ऐसे करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है यहां से हाइड्रोजन से, बेटा पानी से बनती है बर्फ। पानी से क्या बनती है, बर्फ। अगर आपसे पूछ ले जो पानी है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं, पानी छोड़ो, आप पहले मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लो। क्या मैंने बोला कि जो हाइड्रोजन है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कैसे, एक मिनट रुकना। चलिए सुनिए, एक तो है आपके पास पानी, यहां पर है आपके पास वाटर, पानी है, इधर आपसे पानी से बनने वाली बर्फ। अब आपने फिजिक्स में एक चीज पढ़ी होगी, क्या चीज पढ़ी होगी कि पानी, पानी क्या हो गया, लिक्विड। ये क्या है, लिक्विड फॉर्म है। ये क्या है, लिक्विड फॉर्म है, ये तरल अवस्था में है। और आइस किस में है, आइस होती है सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में होती है। और ऐसे ही हाइड्रोजन गैस भी है, तो तीनों में स्टेबल है वो छोड़ो, आप पहले यहां सुनो कि पानी लिक्विड है और बर्फ क्या है, सॉलिड स्टेट में है। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब हम बात करते हैं किसकी, डेंसिटी की बात करते हैं, हम घनत्व की बात करते हैं, तो डेंसिटी किसकी कम होती है और किसकी ज्यादा होती है, पानी की डेंसिटी। याद रखिएगा, पानी की डेंसिटी, पानी का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और जबकि जो बर्फ है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इसीलिए जब आप एक ग्लास पानी में आइस क्यूब डालते हो तो आइस क्यूब्स क्या करती हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं, पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चन करवा रही हूं जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई बर्फ जो है वो पानी पर तैरती क्यों है, बर्फ पानी पर फ्लोट क्यों करती है, तैरती क्यों है। तो आप क्या बताओगे, जिसका डेंसिटी कम है वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो ये बताओगे कि जो बर्फ है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम, और पानी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। इसलिए एक ग्लास पानी के अंदर अगर आपने बर्फ आइस क्यूब डाली तो वो क्या करती हैं, फ्लोट करती रहती हैं। पहले तो मैंने बताया पानी एक एसिडिक और बेसिक दोनों की भांति व्यवहार करता है, इसलिए पानी एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट, पानी और बर्फ की जब बात करते हैं तो पानी लिक्विड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट पानी का क्या होता है, बर्फ। और बर्फ का डेंसिटी कम है और जबकि पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, एक ग्लास पानी के अंदर अगर आप आइस क्यूब डालते हो तो वो फ्लोट करती रहती है। ऐसे ही बच्चों यहां से दो क्वेश्चन और आते हैं। अभी गर्मी आने वाली है, गर्मियों में आपने देखा होगा एक चीज, क्या देखते हैं कि हम लोग हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो फ्रिज होते हैं, उसके ऊपर वाले बॉक्स में हम जिसको हम क्या, जो ज़्यादा ठंडा होता है जहाँ पर हम बर्फ़ जमाते हैं, उसके अंदर आपने अगर एक ग्लास पानी, एक पानी की बोतल, मतलब एक बोतल के अंदर आपने पानी डालकर उसे भरकर अगर आपने ऊपर वाले फ्रीज़र में रख दिया और आपने उसको 7-8 घंटे तक देखा नहीं, तो वो प्लास्टिक का बोतल क्या होता है, वो फट भी सकता है। वो क्या कर सकता है, वो फट भी सकता है। कांच की बोतल भी फट सकती है। ऐसा क्यों होता है, अगर आपने पानी को बोतल के अंदर भरकर फ्रीजर में रखा तो फ्रीजर में रखने से आप अगर 7-8 घंटे तक आप उसे संभालते नहीं हो तो बेटा क्या होता है, वो बोतल फट जाता है। गर्मियों के महीनों में फ्रीजर के अंदर जो पानी की बोतल रखी हुई होती है वो फट जाती है। क्यों फट जाती है, इसका रीजन सुनना। आइस और वाटर, जब हम बर्फ और पानी की बात करते हैं तो आप दो चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले आप डेंसिटी की बात करते हैं, और अभी मैंने बताया था कि घनत्व, पानी का सॉलिड स्टेट में घनत्व क्या होता है, कम होता है, जबकि लिक्विड स्टेट में घनत्व क्या होता है, ज्यादा। लेकिन जब आप वॉल्यूम की बात करते हो, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, जब आप आयतन की बात करोगे तो जो आइस है उसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा। किसके कंपैरिजन में, पानी के। पानी जो लिक्विड स्टेट में है उसका घनत्व, उसका वॉल्यूम क्या है, आप बताओगे, कम है। तो आपने क्या करा, एक गिलास पानी लिया, उसको बोतल में भरा, और बोतल को, बोतल के अंदर जब आपने भरा है पानी तो क्या भरा, पानी, और उस पानी का वॉल्यूम क्या था, कम।
पानी का वॉल्यूम अभी कम है, जब आपने किस में भरा, बोतल में भरा। अब उसने उस पानी को आपने रख दिया कहाँ पर, उस बोतल को आपने पानी भरकर फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर में जैसे जैसे रखोगे तो बेटा धीरे धीरे के थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जब उस पानी को कूलिंग मिलना स्टार्ट होगी, जब उसको ठंडक मिलना स्टार्ट होगी आपके फ्रीजर से, तब क्या होगा, धीरे धीरे वो पानी बर्फ में बदलेगा। और जैसे जैसे वो पानी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाएगा, धीरे 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 जब वो बर्फ में बदलता जाएगा बदलता जाएगा बदलता जाएगा, तो बेटा यहाँ से वॉल्यूम क्या होता जाएगा, उसका ज्यादा होता जाएगा। तो लिक्विड से जब पानी सॉलिड स्टेट में आता है तो उसका आप याद रखोगे वॉल्यूम ज्यादा होता रहता है। और इतना वॉल्यूम ज्यादा होएगा, एकदम जब पूरी बर्फ जम जाएगी उस बोतल के अंदर, तो थोड़ी देर के बाद इतना ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बोतल, फ्रीज में रखी हुई बोतल क्या होती है, फट जाती है। यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आएगा कि हमारे घरों में जो फ्रिज में रखी हुई बोतल होती है वो फट क्यों जाती है, तो आप क्या बताओगे, क्योंकि जब पानी लिक्विड स्टेट में है, तरल अवस्था में है, तो उसका वॉल्यूम कम है, लेकिन जब पानी लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाता है, मतलब पानी से बर्फ जमती है, तो बर्फ का आयतन ज्यादा होता है जबकि डेंसिटी कम है। तो आयतन जब ज्यादा होगा तो वो फ्रिज में रखी हुई बोतल होगी, वो क्या होगी, तो आप बता दोगे वो फट जाएगी, वो फट सकती है। इसलिए फ्रिज में रखी हुई बोतल फट जाती है बहुत जल्दी। अब आपने एक चीज और पढ़ी होगी फिजिक्स में, वो मेरा नहीं है पढ़ाने का, जब आप बर्फ को गर्म करते हैं तो पिघलने पर सिकुड़ जाती है। आपने ये चीज नोट करी है, जब आपने बर्फ को पिघलते हैं तो वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। क्यों, क्योंकि आप यहां से इसको देख के आंसर कर सकते हो, क्योंकि बर्फ का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। बाकी आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से फिजिक्स वाले सर से पढ़ रखी होगी इस चीज को। तो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन करवाए कि पानी क्या है, एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है, एक उभयधर्मी अणु है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया यहाँ से कि जो पानी है वो अगर हम बात करते हैं H2O की, H2 की जब बात करते हैं या H2O की बात करते हैं तो ये तीनों स्टेट में स्टेबल है। H2 गैस, हाइड्रोजन गैस भी हम काम में लेते हैं, लिक्विड है ही H2O पानी है। सॉलिड की बात करेंगे तो आइस, और आइस का क्या होता है, डेंसिटी कम होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है। और यहाँ पर आप बात करोगे क्या कि पानी का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा, और वॉल्यूम क्या होता है, कम। ये सारी बातें आपको नोट करनी है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद आता है हाइड्रोजन अपना एक कंपाउंड बनाता है। पानी तो हो गया, हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक और कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, तो H2O2, ये एक कंपाउंड और क्रिएट करता है। यहां से भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपको नोट करने हैं। मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन को जब आपने ऑक्सीजन के साथ जोड़ा तो यहां से एक नया कंपाउंड बना आपके सामने, और वो क्या बना है, इसको कहा जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसे कहा जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सेम नाम हिंदी में है, इसे हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। जब 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। और इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यही मुझे आपको पढ़ाना है। जब मैं बात करती हूँ H2O2 की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा ये बनाया गया या जिनके द्वारा इसकी खोज हुई, किसने इसको डिस्कवर किया, हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो आपके सामने एक साइंटिस्ट का नाम आएगा J.L. थेनर्ड। J.L. थेनर्ड नाम करके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले लेबोरेटरी में क्या बनाया, आप बताओगे, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाया। क्या बनाओगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो कौन सा कंपाउंड क्रिएट होता है, कौन सा यौगिक बनता है, तो जरा बताइए कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और हाइड्रोजन परऑक्साइड किसके द्वारा खोजा गया, मतलब बनाया गया, खोजना मतलब इसकी कोई खोज नहीं हुई है, बनाया किसने लेबोरेटरी में, तो J.L. थेनर्ड ने। अब बात आती है मैम कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रोडक्शन की, इसको बनाने की जो प्रोसेस है, इसको बनाने की जो प्रक्रिया है, उस केमिकल रिएक्शन को आप लिखेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड किस रिएक्शन के द्वारा बनती है, तो ये बनती है बेटा मार्क्स प्रोसेस के द्वारा।
किसके द्वारा? मॉर्क्स प्रोसेस के द्वारा, MERCKS, मॉर्क्स प्रोसेस के द्वारा, या मॉर्क विधि बोलते हैं इसे कहते हैं मॉर्क केमिकल रिएक्शन या मॉर्क विधि। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को किस केमिकल रिएक्शन से। विक्रम कुमार मीना कह रहे हेलो मैम, इसमें नोट्स कैसे बनाएं समझ नहीं आता, आप कैसे पढ़ाते हो, एक कहाँ लिखते हो, एक कहाँ पर समझ नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता है आपको? नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड भी करवा रही हूँ, आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के, और इतना जितना कल तक पढ़ाया था सारा नोट्स मैंने अपलोड करवा दिया है। चलो सुनिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है? तो आप बताओगे मॉर्क्स प्रोसेस के द्वारा, मॉर्क्स विधि के द्वारा बनाया जाता है। अब इस मॉर्क्स प्रोसेस में क्या करते हैं? ये एक केमिकल रिएक्शन है, यह एक केमिकल रिएक्शन है। अब इस चीज को जरा ध्यान से सुनना कि कैसे इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। इसमें सोडियम ऑक्साइड की आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हो, Na2O2 और साथ में इसको H2SO4 कौन सी एसिड होती है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब आप सोडियम ऑक्साइड की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो यहां से क्या बनता है, जरा ध्यान से सुनना। ये Na2 चला जाएगा SO4 के साथ, ये Na2 चला जाएगा SO4 के साथ, और यहां से बनाएगा सोडियम सल्फेट। यहां से बनेगा सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट के साथ यहां से जो हमें मिलने वाला प्रोडक्ट है दूसरा H2O2, और H2O2 को ही आप क्या कहते हो? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि Na2O2 प्लस H2SO4, यह एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? ये Na2O2 देगा और यहां पर प्रोडक्ट दे देगा H2O2। यहां पर पूछेगा कि कौन सा आपने रिएक्टेंट लिया, कौन सा एक अभिकारक लिया जो इससे अभिक्रिया करके आपको H2O2 देगा, आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देगा। ठीक है, तब आप क्या लिखोगे यहां पर कि कौन सी रिएक्शन? मॉर्क्स प्रोसेस। ठीक है, मॉर्क्स विधि में सोडियम ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम सल्फेट और H2O2 मतलब आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलता है। अब हम बात करते हैं इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के क्या यूज है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के काम क्या क्या हैं। अगर मैं इसके काम की बात करती हूं तो सबसे पहला आप बताओगे बेटा ये क्या काम करता है। आपके घरों में कोई पेंटिंग लगी हुई है, बहुत पुरानी कोई पेंटिंग है, वो पेंटिंग तो समझते हो ना? ठीक है, वो कोई पेंटिंग है, उस पेंटिंग के ऊपर क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सालों तक हमारे घरों में कोई एक पेंटिंग लगी हुई है, और वो पेंटिंग क्या होती है, कुछ सालों के बाद उसके ऊपर ऐसे काली काली एक ब्लैक लेयर सी जम जाती है, एक काली परत जम जाती है। सबसे पहली बात तो ये काली परत किससे जमती है? आपको याद है मैंने एक क्लास में आपको बताया था, हमारे गाड़ियों से लेड निकलता है और उस लेड से पोल्यूशन होता है, और वो लेड हमारे लिए भी हार्मफुल है, हमें भी नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहला तो आप क्या बताओगे कि यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं हमारे घरों में, है ना, और वो पेंटिंग्स क्या करते हैं, उस पेंटिंग के ऊपर एक काली परत जम जाती है, और उस काली परत को हटाने के लिए वो काली परत बनती किसकी है? तो लेड की, पीबी की। लेड इस पेंटिंग के ऊपर जम जाएगा, जो हमारी गाड़ियों से कार्बन और लेड मैंने बताया था, और क्या होता है, लेड चारों तरफ जमकर इस पेंटिंग को काला कर देगा। अब इस कालेपन को हटाने के लिए, जो ये ब्लैक लेयर है उसको हटाने के लिए हम लोग काम में लेते हैं H2O2 को। तो एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि घरों में जो पेंटिंग होती है उसका काला पड़ने का कारण क्या है? आप क्या बताओगे? लेड की मात्रा, पीबी, लेड की वजह से। दूसरा आप बताओगे उस काले लेयर को, उस ब्लैक लेयर को हम हटाते किस सॉल्यूशन से हैं? आप बताओगे H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा, ये कहाँ काम आता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड? क्लीनिंग ऑफ वाउंड, दूसरा यूज क्लीनिंग ऑफ वाउंड। और क्लीनिंग ऑफ वाउंड का मतलब होता है कहीं पर भी आपको घाव
लगा, चोट लगी, चोट लगने पर क्या पड़ता है, घाव। तो घाव की सफाई करते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर मुझे यहाँ चोट लग गई, तो डॉक्टर क्या करता है, स्प्रिट लेता है। क्या लेता है, स्प्रिट, और उस स्प्रिट से क्या कर देता है, उस घाव को क्लीन करता है, ताकि जहां पर लगी है घाव से चोट, जो घाव पड़ा है आपको, उस घाव में कोई बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं पनपे हुए हैं। उन बैक्टीरिया को हटाने के लिए क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं उस हिस्से की, किससे, स्प्रिट से। और उसी स्प्रिट में क्या काम लिया जाता है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड काम में लिया जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या, कि एंटीसेप्टिक की तरह कौन सा काम में लिया जाता है, एंटीसेप्टिक की तरह इसे काम में लेते हैं हम। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कटने जलने पर या घाव कहीं पर पड़ जाता है, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं किसको, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को। एक कह रहा है, हरीश कह रहा है सोने को वॉशिंग करने के लिए। सोना तो एक्वा रीगिया से होता है हरीश, तुम लोग दिमाग कहाँ रख के पढ़ते हो बेटा। हाँ बेटा धीरज, तुम कहाँ थे इतने दिन। सोने को धोते किससे, एक्वा रीगिया से, एक्वा रीगिया से। स्प्रिट आपको जब कहीं घाव पड़ता है तो आप स्प्रिट से जब साफ करते हैं आपको बिल्कुल ठंडा सा लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला इसका तीसरा यूज है, वो है इसको भरा जाता है रॉकेट फ्यूल की तरह भी, इसको रॉकेट फ्यूल में भी भरा जाता है। इससे पहले मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि रॉकेट के ईंधन के रूप में, रॉकेट के ईंधन के रूप में, और मैंने कहा था कि रॉकेट के ईंधन में सिर्फ एक चीज नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें। जैसे मैंने बताया था आपको कि लिक्विड हाइड्रोजन हो गया, यहां पर और भी आगे मैं आपको बताने वाली हूं, है ना। तो रॉकेट फ्यूल के अंदर जो फ्यूल भरा जाता है, जो मिक्सचर है बहुत सारे फ्यूल का, उसे बोलते हैं हम प्रोपिलेंट, उसे बोलते हैं हम प्रोपिलेंट। इसे कहा जाता है प्रणोदक के रूप में। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएगा, और उन 4 ऑप्शन में क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि विच सॉल्यूशन या विच वन इज यूज्ड एज ए प्रोपिलेंट फ्यूल। वहां पर आप सोचोगे प्रोपिलेंट क्या होता है, रॉकेट में जो फ्यूल भरते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपिलेंट बोलते हैं। और मैंने कहा था प्रोपिलेंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, लिक्विड हाइड्रोजन हो गया, लिक्विड अमोनिया, ये सारी कुछ चीजें यूज होती हैं। तो एज ए प्रोपिलेंट भी हम किसको यूज करते हैं, H2O2 को। इसके अलावा हम बात करते हैं H2O2 और कहाँ काम आता है। एक और आपको यूज याद रखना है, प्रिजर्वेशन में। यह है बहुत सारी चीजों को प्रिजर्व करके रखने में भी काम आता है। किसका प्रिजर्वेशन, जैसे यह है प्रिजर्वेशन में भी काम आता है। किसके प्रिजर्वेशन में, यूरिन के। यूरिन का मतलब होता है मूत्र, मूत्र के संग्रहण में। साथ में कुछ जूसेस होते हैं, उनके लिए दूध, दूध होता है ना, दूध, दूध के अंदर बैक्टीरिया वगैरह ना पनपे, तो दूध के प्रिजर्वेशन में, या जूसेस के प्रिजर्वेशन में, या जो ह्यूमन यूरिन, जैसे आप डॉक्टर के पास यूरिन का सैंपल दे के आते हैं, क्योंकि यूरिन आपकी बहुत सारी बीमारियों को इंडिकेट कर सकता है। यूरिन में कुछ अबनॉर्मल चीज़ें आ जाती हैं तो उससे इंडिकेशन मिल जाता है कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ बीमारी होने के चांसेस हैं। तो यूरिन के सैंपल को मान लो 2 से 3 दिन तक प्रिजर्व करके रखना है, तो वहाँ पर H2O2 काम में लिया जाता है। बहुत सारी वाइन्स हैं, वाइन हो गए, उनको प्रिजर्व करके रखने में H2O2 को काम में लिया जाता है। मतलब बेसिकली बैक्टीरियल वगैरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम H2O2 को काम में लेते हैं। तो H2O2 एक हाइड्रोजन का ही कंपाउंड है। जब 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ये 2 यूज बहुत, एक तो पेंटिंग वाला, कि पेंटिंग की सफाई हम किस सॉल्यूशन से करते हैं, जो काली परत जम जाती है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। स्प्रिट में क्या काम आता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। रॉकेट फ्यूल में क्या काम आता है, एज ए प्रोपिलेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। प्रिजर्व करके रखने में, जैसे दूध, जैसे जूसेस, जैसे वाइन, जैसे यूरिन, इन सबको प्रिजर्व करके भी हम रखते हैं किसमें, तो आप क्या बताओगे बेटा, किसमें, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। तो हाइड्रोजन से हमने कितने सारे पॉइंट पढ़े, याद है तुम लोगों को, कितने सारे पॉइंट पढ़ाए मैंने। हाइड्रोजन
गैस सबसे हल्की होती है, हाइड्रोजन आग लगा सकता है, इसलिए हम हाइड्रोजन गैस को बहुत कम यूज में लेते हैं एयर बलून्स वगैरह में, वहां पर हम हीलियम को प्रेफरेंस देते हैं। हाइड्रोजन गैस हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन जो है वो तीनों अवस्थाओं में स्टेबल है, जैसे H2 गैस, जैसे लिक्विड H2O, जैसे अगर आप सॉलिड की बात करोगे तो आइस। फिर मैंने सॉलिड और आइस में से 3-4 क्वेश्चन बताए, मतलब सॉलिड और लिक्विड, पानी और आपका जो ये आइस है उससे 3-4 क्वेश्चन बताए। नेसेंट हाइड्रोजन की बात करी, फिर हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करी, फिर हमने किसकी बात करी, H2O2 की बात करी। और ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन हाइड्रोजन से बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। हाइड्रोजन को इतना ही पढ़ेंगे, यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। अब हम बात करेंगे अगला नॉन मेटल है, वो है हमारा ऑक्सीजन। अगला कौन सा है हमारा, ऑक्सीजन। न्यू एलिमेंट, वैसे नया एलिमेंट नहीं है, मतलब हमारे लिए नया है, हमें नया पढ़ना है। और जब आप ऑक्सीजन की बात करते हो बेटा, तो बेटा ऑक्सीजन से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूंगी ऑक्सीजन की, तो एक क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। कोई बच्चा बताएगा मुझे ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? चला जल्दी से बताइए, आप लोग खोज बताइए, इतने में मैं दूसरा पॉइंट बोलती हूँ। जब मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ बेटा, तो एक चीज बता दूं मैं आपको, हमारे बॉडी में अगर सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी में, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा होता है, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, आप बताएंगे ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की खोज बहुत सारे बच्चों ने बता दी है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जो ऑक्सीजन एलिमेंट है, खोज में 2 चीजें याद करनी है। अगर पूछे कि ऑक्सीजन एलिमेंट है, तत्व है, उसकी खोज किसने की, तब तो आप बताओगे प्रिस्टले ने। किसने खोज की थी, प्रिस्टले ने। लेकिन आपसे पूछे कि जो ऑक्सीजन गैस है, जब 2 ऑक्सीजन जुड़ते हैं तब O2 बनता है। भाई जब 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे तभी तो O2 बनेगा, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में बनेगा। O2 की खोज किसने की, तब आप बताओगे शीन नाम के, सीले नाम के साइंटिस्ट ने, SCHEELE, शीले नाम के साइंटिस्ट ने 1773 के लमसम का टाइम है। ईयर आपसे नहीं पूछा जाता है, आप तो ये लिख लो। अगर मैं कहती हूं अकेला ऑक्सीजन एलिमेंट की फॉर्म में है, वो किसने खोजा, तब तो आप बताओगे प्रिस्टले ने खोजा, मतलब जोसेफ प्रिस्टले इनका फुल नेम है। लेकिन अगर आप बात करते हो ऑक्सीजन गैस है, इसकी बात करेंगे तो वो शीले नाम के साइंटिस्ट ने 1772 की ईयर में इसके बारे में बताया था। अब मैं बात करती हूँ जब ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर कैल्शियम वगैरह ऐसे चलते रहते हैं। OCHN, कैल्शियम, आयरन, ये सब आपका चलता रहता है। अब अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जब जुड़ते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनता है, और ऑक्सीजन गैस को कहा जाता है एयर ऑफ लाइफ। एयर ऑफ लाइफ, ये एग्जाम में एक बार RS के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि प्राणों की वायु, भाई प्राण को बचाने वाली वायु, एयर ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है। भैया हम लोग सब ऑक्सीजन पर जिंदा हैं। क्यों जिंदा है हम बात करेंगे, ठीक है, हम बात करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। और रीना मलिक कह रही है मैम वाटर 70% होता है बॉडी में, H2O, तो वाटर में भी तो क्या है, ऑक्सीजन है। चलो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। एयर ऑफ लाइफ, इसे प्राणों की वायु क्यों कहा जाता है। आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर मैं अपनी बात करूं ह्यूमन बॉडी की, तो हमारे चारों तरफ क्या है, एयर। तो हम लोग एयर लेते हैं, लेकिन एयर में से हमारे बॉडी में हमें कौन सी गैस है जो हमारे ब्लड में जाकर सॉल्युबल होती है, ऑक्सीजन। और हमें ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है। क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मनुष्य के शरीर में जाकर, ह्यूमन बॉडी में जाकर क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में जैसे ही जाएगा तो ह्यूमन बॉडी का जो फूड है, उस फूड को क्या करता है, बर्न करता है, फूड को बर्न करता है, फूड को जलाता है। ऑक्सीजन गैस भैया आग लगाती है, इतनी बात तो आपको पता होगा, ऑक्सीजन गैस आग लगाती है।
तो क्या होगा, ह्यूमन बॉडी में जाकर फूड को बर्न करता है, और जैसे ही फूड बर्न होता है तो आप बताओगे जब फूड बर्न होता है, फूड जलता है, तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन क्या काम करता है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का काम होता है, जो आपने फूड खाया है, जो आप खाना खाते हो, उस खाने को तोड़ने का, उसे बर्न करने का, उसे जलाने का काम करता है कौन? तो ऑक्सीजन। और जैसे ही फूड बर्न होता है तो एनर्जी बनती है। तो हमारे बॉडी में बेसिकली जो हमारे पास एटीपी होती है, जो एनर्जी होती है, तो वो क्या करती हैं? वो एनर्जी किससे बनती है? ऑक्सीजन के फूड को तोड़ने से। इसीलिए हम इसे एयर ऑफ लाइफ, प्राणों की वायु बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए किस गैस को प्राणों की वायु या एयर ऑफ लाइफ कहा जाता है, तो आप बता दीजिएगा। अब एक बच्चा कह रहा है मैम एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कितना % होता है? बेटा आपको इतनी बात तो पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वातावरण में वो अप्रोक्स 21% के लमसम है, 21% के लमसम है। ऑक्सीजन गैस और कहाँ काम आती है? ऑक्सीजन गैस काम आती है जब फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? जो पेड़ पौधे हैं आपके चारों तरफ, वो अपना भोजन बनाते हैं, तो जिस प्रक्रिया के थ्रू बनता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तो वहां से आउट होती है कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस वहां से क्या होती है? बाहर निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस को एक तो हम लोग रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन में काम में लेते हैं, इसीलिए हम इसे एयर ऑफ लाइफ कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले क्या कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन क्या करता है? फूड को बर्न करता है, फूड का क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है, जिससे क्या बनती है? एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है? आप बताओगे कौन सी गैस आउट होती है? ऑक्सीजन आउट होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। जब नेक्स्ट मैं बात करती हूं ऑक्सीजन की गैस के बारे में, तो ऑक्सीजन गैस काम में आती है कहां पर? वेल्डिंग करने में। वेल्डिंग तो समझते होंगे, वेल्डिंग करने में। अब मैम वेल्डिंग करने में आपने एक गैस और भी बताई थी, कौन सी बताई थी? ऑक्सीजन के साथ आप जोड़ते हो वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस को। किसको? एसिटिलीन गैस को। और जैसे ही ऑक्सीजन यहां से और एसिटिलीन के साथ जुड़ता है तो बनता है ऑक्सी एसिटिलीन। क्या बनता है? ऑक्सी एसिटिलीन। और इसे ही कहा जाता है वेल्डिंग गैस। इसे ही कहा जाता है वेल्डिंग गैस। लेकिन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, कौन सा? C2H2। ऑक्सीजन को आप क्या लिखोगे बेटा? O2। और ये एसिटिलीन को क्या लिखते हैं हम? C2H2। और जब दोनों जुड़ते हैं तो उसे ऑक्सी एसिटिलीन, और इसी को आप वेल्डिंग गैस का नाम देते हो। और जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में जो स्पार्कल्स बनते हैं, जो फ्लेम, जो आग लगती है, वह आग बेटा, आग लगाने वाली गैस ही कौन सी होती है? ऑक्सीजन। तो वो आग जो फ्लेम निकलती है, आग बनती है, वो कौन सी गैस की प्रेजेंस से बनती है? आप क्या बताओगे? वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आग लगाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो कहीं आग लग ही नहीं सकती। तो वो आग भी किसकी वजह से, वो फ्लेम निकलती है, वो किसकी वजह से निकलती है? तो आप बताओगे वो ऑक्सीजन गैस की वजह से निकलता है। तो मैंने क्या बताया? एसिटिलीन गैस के साथ ऑक्सीजन को हम वेल्डिंग में काम में लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, एक और क्वेश्चन आता है यहां पर। क्या क्वेश्चन आता है कि जब आप आर्टिफिशियल तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? कृत्रिम तरीके से सांस लेते हैं। अब कृत्रिम तरीके से का मतलब क्या हो गया? आप ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रखते हैं। जब हम किसी भी इंसान के बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, या कोई इंसान पहाड़ पे जाता है, पहाड़ों पे चढ़ता है, या कोई इंसान समुंदर की डेप्थ में जाता है, मतलब वो गहराई में जाता है, तब अपने साथ क्या लेकर जाता है? ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाता है। और ऑक्सीजन के मतलब वो नेचुरल तो एयर है ही नहीं, वहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो आर्टिफिशियल तरीके से उसको रेस्पिरेशन करना पड़ रहा है। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस भी भरी जाती है। कौन सी गैस? हीलियम गैस भी भरी जाती है।
ठीक है दिनेश कुमार? ओके बेटा, अगर क्लास रिकॉर्डेड है तो बहुत बढ़िया, मुबारक हो तुम्हें, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस, हीलियम गैस। अब हीलियम क्यों लेकर जाते हैं, तो मैंने बताया है हीलियम नॉन रिएक्टिव गैस है, क्योंकि हीलियम नोबल गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस है, एक तो एक्रिय गैस है। दूसरा, हीलियम ले जाने का रीजन ये होता है कि हीलियम हमारे ब्लड में सोल्यूबल नहीं होती है, हीलियम नॉन सोल्यूबल गैस है। हीलियम नॉन सोल्यूबल गैस है, मतलब एक हमारे ब्लड में अघुलनशील गैस है। तो हमें घोलना किसको है, आप बताओ? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन घुल जाएगा, हीलियम एज इट इज बाहर आ जाएगा, हीलियम एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस लेकर जाते हैं हम, हीलियम। वाई हीलियम? क्योंकि हीलियम एक तो हल्की है बेटा, दूसरा क्या है, हीलियम नॉन रिएक्टिव है, क्रिया नहीं करती। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा यहां पर क्या हो गया, तो आप क्या बताओगे, हीलियम नॉन सॉल्यूबल गैस भी है। मतलब हमारे ब्लड में नॉन सॉल्यूबल, किस में, खून में, ब्लड में बिल्कुल भी सॉल्यूबल नहीं है। और हमें तो सॉल्यूबल करना किसको है ब्लड में, ऑक्सीजन को। इसलिए आप बताओगे कि ऑक्सीजन के साथ हम हीलियम को मिलाकर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट, यहां से आप ऑक्सीजन के बारे में क्या पढ़ोगे, जब मैं ऑक्सीजन के एलोट्रोप की बात करती हूं, ऑक्सीजन के एलोट्रोप का मतलब है अपर रूप। तो ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप बनता है, कौन सा, O3। जब ऑक्सीजन के तीन ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ओजोन। O3 को हम क्या बोलते हैं, ओजोन। इसे क्या बोलेंगे हम, ओजोन। ओजोन। क्लास चल नहीं रही है, क्लास तो यहां से तो चल रही है, यहां से तो चल रही है बेटा। आइए यहां पर जब मैं बात करती हूं किसकी, जब 3 ऑक्सीजन जोड़ोगे, जब 2 ऑक्सीजन जोड़े तो बेटा क्या बना आपके पास, ऑक्सीजन गैस बना। जब 3 ऑक्सीजन जोड़ा तो हमारे पास क्या बना, ऑक्सीजन का एक नया एलोट्रोप। और कौन सा, तो आप बताओगे O3। और O3 को क्या बोलते हैं हम, ओजोन। और इसी O3 को एक नाम और भी दिया जाता है, इसे कहा जाता है, ये ट्राई एटॉमिक है। ट्राई का मतलब 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, यह है 3 परमाणविक, त्रिपरमाणविक है, त्रिपरमाणविक यौगिक है। कैसा कंपाउंड है ये, ट्राई एटॉमिक। ट्राई का मतलब क्या हो गया, 3, किसके एटम, 3 ऑक्सीजन के एटम जुड़ेंगे तो हमें O3 मिलेगा, ओजोन, जिसे हम ओजोन का नाम देते हैं। अब मैं अगर बात करती हूं कि ओजोन गैस की जो लेयर बनी हुई, ओजोन लेयर बनी हुई है, वो कहाँ बनी हुई है। अगर हम बात करते हैं ओजोन की, तो बेटा ओजोन लेयर कहाँ होती है, तो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, उस वातावरण का जो समताप मंडल है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, उस स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में O3 की लेयर प्रेजेंट होती है, O3 की लेयर प्रेजेंट होती है। और ये O3 की लेयर क्या करती है, ये O3 की लेयर जो सन है, उस सन, सूरज से जितनी भी यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, पैराबैंगनी किरणें आती हैं, उन पैराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है धरती पर कौन सा लेयर, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी रेज को कट करता है, इट कट यूवी रेज को, यूवी रेज को कट करता है, पैराबैंगनी किरणों को कट करता है। और ये पैराबैंगनी किरणें कहाँ से आती हैं, तो आप बताओगे ये पैराबैंगनी किरणें सन से आती हैं। तो हमारी धरती पर हम बात करूं तो हमारे बॉडी तक पैराबैंगनी किरणों को कट करने का काम कौन सी लेयर करता है, ओजोन लेयर, जो कि कहां पर है, एनवायरनमेंट की समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में है। और अगर ये यूवी रेज को कट नहीं करेगा, और अगर ये यूवी रेज ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आई, मनुष्य के शरीर के संपर्क में आ गई, तो एक तो हमें बहुत सारी स्किन डिजीज करेगा, बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां कर सकता है हमारी त्वचा से संबंधित। दूसरा, स्किन कैंसर भी कर सकता है। ये क्या कर सकता है, स्किन कैंसर, स्किन के अंदर कैंसर भी पैदा कर सकता है। इसीलिए
आप याद रखोगे कि ओजोन लेयर जो है वो यूवी रेज को कट करता है। यूवी रेज कहाँ से आती हैं? तो सन से, सूरज से। और अगर ये यूवी रेज कट नहीं हो पाई तो ये यूवी रेज हमारे कांटेक्ट में आ गई तो हमें स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। क्लास का लिंक हर दिन नहीं मिलता है, लिंक कहाँ से मिलेगा पंकज आपको? अब आप मुझे दो चीज़ें बताओ। एक तो आता है क्वेश्चन कि ये जो ओजोन लेयर है इसकी मोटाई, जो ओजोन परत है वो कितनी मोटी रह गई है, उसमें कितना होल हुआ है, इसको चेक करने के लिए ओजोन लेयर की मोटाई को हम किस यूनिट में नापते हैं? और दूसरा, हम ओजोन डे कब बनाते हैं? ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये एग्जाम के दो क्वेश्चन हैं, बताइए जरा। आंसर करो। कौन सी यूनिट में हम O3 लेयर की मोटाई को नापते हैं? पंकज कह रहे हैं क्लास का टाइम क्या है? बेटा 6:30 ही होती है क्लास, तो तुम कहाँ रहते हो? O3 ये पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी, EVS में, एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ रखा होगा आपने। पंकज अब तुम नहीं आते हो तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, ओजोन लेयर, ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? विक्की कुमार ने सही आंसर दिया। ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। और ओजोन लेयर की जो विड्थ है, मोटाई है, उसे हम कौन सी यूनिट में? डॉब्सन यूनिट, डॉब्सन इकाई में मेजर करते हैं। हाँ जी, डॉब्सन यूनिट में, बिल्कुल सही बोला आपने, डॉब्सन यूनिट में। शिवाकांत, विक्की कुमार, ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। एक क्वेश्चन का आंसर और दो। जो ओजोन होल हुआ है, ओजोन होल, वो ओजोन होल जो है वो कहां पर हुआ? हाँ, डॉब्सन यूनिट हो गया साधना बेटा। ओजोन होल कौन से पोल पे हुआ? ये आपने ज्योग्राफी में ही पढ़ रखा होगा। अंटार्कटिका के नॉर्थ पोल में, अंटार्कटिका पे 1985 में जोसेफ फर्मन नाम के बंदे ने बताया कि ओजोन परत में होल हो रहा है। किसकी वजह से? फ्रियोन, CFC, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, इनकी वजह से, जो सुपरसोनिक जेट से भी निकलता है CFC। हाँ जी, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। ओजोन होल पूछे तो आप बताओगे नॉर्थ पोल पे हुआ। और कब? तो 1985 में, 1985 में जोसेफ फर्मन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले कहां पर बताया इसको? तो जोसेफ फर्मन जी ने बताया अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में क्या हो रखा है? ओजोन लेयर में होल। और ओजोन होल को पैदा करने का सबसे मेन जो कॉज है, इसका मेन कारण है, वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा? CFC। CFC का नाम क्या है? फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ आता था पहले? इसी का नाम था फ्रियोन। इसी को ही हम आम भाषा में फ्रियोन, या इसी को हम AC गैस, AC वगैरह में एज ए रेफ्रिजरेंट भरा जाता था। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? ठंडक के लिए। इसीलिए CFC को क्या किया गया? बाद में बैन किया गया, क्योंकि अगर इस तरीके से CFC काम में ले जाएगी तो इतना ज़्यादा यहाँ से इस फ्रियोन की वजह से ओजोन लेयर में होल होता जाएगा और ओजोन लेयर का डेप्लीशन होता जाएगा। तो ओजोन लेयर का डेप्लीशन का मेन कारण क्या है? फ्रियोन, AC गैस, जो AC के अंदर भरा जाता था, जिसका फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और बाद में इसी CFC को इसीलिए बैन किया गया।
इसके अलावा ये CFC कहाँ से, सुपरसोनिक जेट, जेट तो देखे होंगे ना, सुपरसोनिक जेट जो होते हैं उनसे भी निकलता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सुपरसोनिक जेट से क्या निकलता है, तो आप बताओगे CFC। तो यहाँ पर भी, इन पर भी बैन लगाया गया। ड्राई आइस नहीं बेटा, ड्राई आइस तो आजकल भरी जाती है, ड्राई आइस की बात नहीं करोगे आप, ड्राई आइस तो आजकल भरी जाती है। इसको बैन करने के बाद, जब CFC को बैन किया ना, तो उसके बाद क्या क्या एज ए रेफ्रिजरेंट भरने लग गया AC में और फ्रिज में। तो देखो जैसे ही CFC पे बैन लगा ना, तो CFC की जगह क्या क्या काम में आ रहा है, अब इसके रिप्लेसमेंट में क्या क्या चीजें, एक तो आ रहा है HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। दूसरा यहाँ से काम आ रहा है लिक्विड अमोनिया को काम में लेते हैं, द्रवित अमोनिया। और इसके अलावा ड्राई आइस, और ड्राई आइस तो मैं बहुत पहले ही बता चुकी हूँ, शुष्क बर्फ जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ बोलते हैं, ये सब भरा जाने लग गया है। हाँ, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। CFC बैन हुआ बेटा, HFC नहीं हुआ प्रियंक, CFC बैन हुआ है, HFC नहीं हुआ है। तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के 2 एटम जुड़ते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनता है, और वही ऑक्सीजन गैस हमारे बॉडी में जैसे एयर ऑफ लाइफ कहा जाता है, या फोटोसिंथेसिस में वो क्या होती है, रिलीज होती है। और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ब्लड में सोल्यूबल होकर क्या करती है, जो हम खाना खाते हैं उसे बर्न करके उससे एनर्जी रिलीज करती है। लेकिन जब ऑक्सीजन के 3 एटम जुड़ते हैं तो ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप, ओजोन लेयर जिसे O3 कहते हैं, वो तैयार होता है। और ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में इसके ओजोन की लेयर पाई जाती है, और ये ओजोन लेयर क्या करती है, धरती पर जो सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे बचाती हैं, उन्हें रोकती हैं। अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगा तो ओजोन लेयर ना होने के कारण UV रेज हमारी स्किन के कांटेक्ट में आएंगी, तो हमें स्किन कैंसर या बहुत सारे चर्म रोग पैदा कर सकती हैं। तो इसीलिए हमें ये CFC वगैरह को बैन करना पड़ा, क्योंकि CFC ओजोन लेयर को डेप्लीटेट कर रहा था, डेप्लीशन कर रहा था उसके अंदर ओजोन होल को बढ़ावा दे रहा था। और ओजोन होल नॉर्थ पोल पे सबसे पहले देखा गया, किसके द्वारा, जोसेफ फरमैन ने। कहां पर, तो आप बताओगे अंटार्कटिका में। और अगर आपसे पूछे ओजोन होल करने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है, तो CFC, जिसे आप AC गैस भी बोलते थे, जो AC में भरी जाती थी, या जो सुपरसोनिक जेट होते हैं उनसे भी CFC निकलता था। बाद में इसे बैन किया गया क्योंकि ये ओजोन होल को बढ़ावा दे रहा था। और ओजोन इसको जब बैन किया गया तो इसकी जगह HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, लिक्विड अमोनिया जिसे हम बोलेंगे द्रवित अमोनिया, या ड्राई आइस शुष्क बर्फ जैसे रेफ्रिजरेंट काम में लेते हैं। इन सबको बोलते हैं हम रेफ्रिजरेंट। और रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स होते हैं बच्चों प्रशीतक, ठंडक करने वाला, ठंडक कूलिंग इफेक्ट देने वाले, AC में फ्रिज में जो भरे जाते हैं। मैम ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो ऑक्सीजन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, किसने पूछा, इस बच्चे का नाम यहाँ से। ऑक्सीजन, जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो ऑक्सीजन की, तो शिवाकांत ने पूछा है ना शायद, हाँ। तो शिवा सुनो तुम, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की जब बात करते हो तो ऑक्सीजन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो सकता है। पहला है बेटा, जब आप ऑक्सीजन को 2- के फॉर्म में लिखते हो तो उसे -2 आप लिख सकते हो, -2, तो उसे कहा जाता है ऑक्साइड, उसे कहा जाता है ऑक्साइड। तो पहला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का क्या हो गया, -2 की फॉर्म में, मतलब ऑक्साइड की फॉर्म में। और अगर वो -1 की फॉर्म में है तो वो है पर ऑक्साइड। क्या है वो, पर ऑक्साइड है। और तीसरा यहां पर आप बताओगे, जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -½ ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसे सुपर ऑक्साइड कहा जाता है। ये सब आपको निकालना, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगी, जैसे ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, इन सब का पूछ लिया जाता है, वो मैं आपको सिखाऊंगी एक वीडियो में।
तो ऑक्सीजन की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, किस किस में स्टेबल हो सकता है? -2 जिसे आप ऑक्साइड बोलते हो, -1 जिसे आप पर ऑक्साइड बोलते हो, -12 जिसे आप सुपर ऑक्साइड बोलते हो। ठीक है शिवाकांत मैंने बता दिया है। उत्तम कह रहे मैम प्लीज सजेस्ट बेस्ट ब्रांड ऑफ एसी। भाई जो इंडियन है वही लोग, इंडियन नहीं है तो आपके पास चाइनीज वाइनीज के तो ऑप्शन पे मत जाओ, फिर आप कोई अमेरिकन यूरोपियन कंट्री का ले सकते हो, है ना, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा कर रहा है हमारे साथ, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट को तो मैं कभी भी वो नहीं करती हूँ। एक बारी के लिए अगर कोई इंडियन प्रोडक्ट नहीं है तो मैं यही कहती हूँ अमेरिकन या यूरोपियन ब्रांड खरीद लो, लेकिन चाइनीज़ तो कतई नहीं खरीदो। चाइना जो कर रहा है ना वो बहुत गलत कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया ऑक्सीजन का। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हमें पढ़ना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, फॉस्फर के बारे में, सल्फर के बारे में एंड नोबल गैसेस के बारे में। फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यहाँ से बस क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे पढ़ने ना वैसे ही पढ़ने हैं आपको, क्वेश्चन की फॉर्म में, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। बस ये इतने और पढ़ने हैं आपको नॉन मेटल्स में, है ना। बस ये चीजें, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 3 अवस्थाओं में होता है, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। सल्फर से कुछ क्वेश्चन बताने हैं एंड नोबल गैसेस से। बस फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैम होली की छुट्टियां कब से हैं? होली है कब? होली कब है? मुझे तो आज 23 मार्च है ना कि 22 है? हाँ अच्छा, आज 22 मार्च है, ठीक है। तो ये बताओ कि क्या कहते हैं, होली कब से है? 27 की है ना, तो वही 25, 26, 27, 28, 4-5 दिन की तो छुट्टी होगी होली पे, क्योंकि सब टीचर्स अपने घर वर जाएंगे तो 4-5 दिन का तो रेस्ट सबको चाहिए। 4 से 5 दिन की छुट्टी करेंगे शायद होली पे, देखते हैं। ठीक है, चलिए तो बस आज इतना ही है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल हम इन दोनों से होने वाले क्वेश्चन और फॉस्फोरस से होने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। बस परसों की क्लास में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 28 की है होली, तो मान लो 26, 27, 28, 29 की कर देंगे। बाकी नोबल मेटल्स मैंने बताई तो है बेटा शैलेश कुमार, नोबल मेटल्स मैंने बताई हैं, सोना चांदी प्लैटिनम, ये नोबल मेटल्स होती है। होली 29 मार्च की है, कोई कह रहा है 28 की, कोई कह रहा है 29 की। पंकज कह रहे हैं केमिस्ट्री का पीडीएफ क्लास से मैच नहीं होता। ये किसने कहा? जो कल मैंने पीडीएफ डलवाया वो इसी का ही है, आप जाकर देखिए। पंकज कह रहे हैं क्लास से मैच नहीं होता, ये किसने कहा क्लास से मैच? एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ाऊंगी। जब आपका ये खत्म हो जाएगा ना नॉन मेटल, फिर हम अगला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, जहां पर मैं आपको एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगी। उसके साथ आपको सिखाऊंगी मैं क्या, आपको एटॉमिक मास याद करवाऊंगी थोड़ा बहुत, कुछ एटॉमिक नंबर तो मैंने पहले ही याद करवा दिए थे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, एटॉमिक मास वगैरह याद करना सिखाऊंगे। अगला चैप्टर यही लेंगे हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर ही लेंगे। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आराम करती हूँ, आज बहुत बैक टू बैक क्लास होगी। कुछ क्लासेस की मुझे लगता है टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेरा हैक्टिक स्केड्यूल होता जा रहा है। होली के बाद मैं कुछ बैचेस की टाइमिंग ऊपर नीचे करूँगी, बड़ा परेशान हो जाती हूँ लगातार क्लास लेके। कार्बन एंड कंपाउंड करवाऊंगी बेटा, करवाऊंगी, कार्बन और उसके कंपाउंड करवाऊंगी। ठीक है चलिए। हाँ, आज मैं केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ केमिस्ट्री स्पेशल बैच में, आप देख सकते हैं।